हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था प्लांट ब्रीडिंग का। उसमें हमने हिस्ट्री पे फोकस किया था। हिस्ट्री को हमने बिल्कुल ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से देखा था। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। प्लांट ब्रीडिंग है क्या, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और कुछ मेजर अचीवमेंट्स जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन। आज के बाद आपको प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपके दिमाग में प्लांट ब्रीडिंग की एक क्लियर इमेज बन जाएगी। तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या? तो प्लांट ब्रीडिंग डिफिनीशन बेसिकली आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि इट्स एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इम्प्रूविंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। इसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि बेसिकली इसमें हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट ही कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि इसको आर्ट क्यों बोलते हैं, साइंस क्यों बोलते हैं और टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं। तो उसको आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्रीडर का आर्ट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इट रिक्वायर ह्यूमन स्किल्स, इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई भी प्लांट ब्रीडर है, ब्रीडिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले किसी वैरायटी को वो सेलेक्ट करेगा। लेट्स से हम बेसिक मेथड की बात करते हैं, मास सिलेक्शन की। तो कोई भी ब्रीडर उसमें जाएगा तो उसको एक सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट तो करना होगा ना, फिर वो आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो जब भी हम प्लांट को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ ब्रीडर का स्किल काम आता है और इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग को एक आर्ट बोला जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो द ब्रीडर्स एबिलिटी टू सेलेक्ट सुपीरियर प्लांट, ब्रीडर्स एबिलिटी सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट कर पाने का फ्रॉम ए डाइवर्स पॉपुलेशन इज क्रूशियल स्किल बेस्ड ऑन विजुअल जजमेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट क्यों बोला जाता है, आपके लिए क्लियर हो गया ये चीज़, क्योंकि उसमें ब्रीडर की एबिलिटी लगती है प्लांट को सिलेक्ट कर पाने के लिए। और प्लांट ब्रीडिंग को साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इसमें यूज़ करते हैं। ये बेस्ड होता है जेनेटिक प्रिंसिपल्स पे, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमेशा फॉलो होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक स्टेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्शन, इवेल्युएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज। कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है तो उसका सिस्टमैटिक अप्रोच यही रहता है। सबसे पहले हमको वेरिएबिलिटी चाहिए, उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। फिर जब वेरिएबिलिटी प्रेजेंट हो तो हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड स्टेप अपना सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन करने के बाद हम सिलेक्टेड ट्रेड्स में इवेल्युएशन करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम उसके सीड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं जो वैरायटी। इसीलिए हम प्लांट ब्रीडिंग को अप्लाइड ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पहले जेनेटिक्स का कोर्स आता है, उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स। तो हमने देख लिया उसको आर्ट क्यों बोलते हैं और उसको साइंस क्यों बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग को एक टेक्नोलॉजी क्यों बोला जाता है। इसको टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें हमारा एम क्या होता है, कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना। और प्रोडक्ट क्या होगा, या तो एक सुपीरियर वैरायटी होगी या फिर एक हाइब्रिड होगा। और वो हम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डिफरेंट यूज़ करते हैं। क्रिस्पर केस आजकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ ह्यूमन स्किल्स का यूज़ करते हैं और एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को बनाते हैं, चाहे वो एक वैरायटी हो या फिर एक हाइब्रिड हो। तो प्लांट ब्रीडिंग का बेसिक डिफिनीशन जो जनरली एग्जाम में अगर सेमेस्टर एग्जाम्स आप दे रहे हो तो लिखना हो वो यही वाला है। बट अगर थोड़ा सा और आप साइंटिस्ट के बेसिस पे लिखना तो इसे करेंट फेज ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन भी बोला गया है। प्लांट ब्रीडिंग इज द करेंट फेज ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन गाइडेड बाय ह्यूमंस। ये भी एक डिफिनीशन है प्लांट ब्रीडिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं 3 कोर एरियाज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग किस 3 बेसिक पिलर्स पे खड़ी है। तो अपना पहला पिलर क्या है, पहला पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस और इसी को हम जर्मप्लाज्म भी बोलते हैं। दूसरा पिलर क्या है, ब्रीडर जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ब्रीडिंग टेक्निक्स। और तीसरा पिलर क्या है, जो भी हम वैरायटी बना रहे हैं तो उसका मास लेवल पे सीड प्रोडक्शन करें ताकि फार्मर्स को अवेलेबल करा सकें हम उन सीड्स को। तब हम एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। जर्म प्लाज्म जो है वो सम टोटल ऑफ जीन्स और एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन होता है। वो रॉ मटेरियल होता है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। जर्म प्लाज्म अगर अवेलेबल होगा, वेरिएबिलिटी होगी, तभी तो हम आगे उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ऑलरेडी होमोजाइगस हो तो हम उसमें कुछ भी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जर्म प्लाज्म को रॉ मटेरियल बोला गया है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। जर्म प्लाज्म है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। जर्म प्लाज्म रेफर्स टू द टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल इन ए प्लांट स्पीसीज। यहाँ प्लांट के स्पीसीज की बात की जा रही है, उसके पूरे स्पीसीज में टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि कितनी डाइवर्सिटी अवेलेबल है
उसी डाइवर्सिटी को हम यूज़ करेंगे, दो पेरेंट्स जो कि डाइवर्स होंगे उनके बीच क्रॉस कराएंगे, एक सुपीरियर प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जर्मप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले तो कल्टीवेटेड वैरायटी जो भी अभी कल्टीवेट की जा रही है, साथ में उनके वाइल्ड रिलेटिव्स जो कि हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं बट जिनमें से हमको यूजफुल जीन्स मिलते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो ये कंपोनेंट होते हैं जर्मप्लाज्म या फिर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के। और एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं? तो सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर जो भी जर्मप्लाज्म हम कलेक्ट करेंगे उसको कंजर्व करके रखेंगे। उसके बाद हम उसका एवेल्युएशन करते हैं कि उसमें क्या अच्छा है हमारे लिए, और फिर जो अच्छा यूज़फुल होता है उस जर्मप्लाज्म को हम यूटिलाइज़ करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो ये पहला पिलर आप क्लियर समझ गए। पहला पिलर जो है प्लांट ब्रीडिंग का वो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि रॉ मटेरियल है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का। आगे हम डिटेल में भी देखेंगे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है क्या, पीजीआर और उसके टाइप्स। इसी में हम जीन पूल भी डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी हम तीनों पिलर्स को बेसिकली समझ रहे हैं कि तीनों पिलर्स हैं क्या। दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक्स। ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है ये एक टूल बॉक्स है जो कि प्लांट ब्रीडर यूज़ करता है। It deals with the genetic principles and procedures for crop improvement. जेनेटिक प्रिंसिपल कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि मेंडल के लॉज, और कौन सा प्रोसीड्योर हम अप्लाई करते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक होता है जनरल ब्रीडिंग मेथड और दूसरा होता है स्पेशल ब्रीडिंग मेथड। जनरल ब्रीडिंग मेथड में हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, सेलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन भी इसी में इंक्लूडेड होता है, यानी कि दो वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस कराना। स्पेशल ब्रीडिंग मेथड में आ जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी जो एडवांस टेक्निक्स यूज़ करी जा रही हैं वो आ जाता है स्पेशल ब्रीडिंग मेथड में। और हमारा थर्ड पिलर जो है वो है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये डिलीवरी सिस्टम है, यानी फार्मर्स तक हाइब्रिड या फिर न्यू वेराइटी को पहुंचाने का सिस्टम है। It focuses on the principles and methods of large scale multiplication of improved seed for distribution to farmers। वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ प्रिंसिपल और मेथड पे हम फोकस करते हैं, क्या चीज़ के लिए? जो भी हमारा हाइब्रिड या फिर सुपीरियर वैरायटी बना है उसके लार्ज स्केल पे सीड प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो सीड हम फार्मर तक अवेलेबल करवा सकें। आगे हम बढ़ते हैं, अगला अपना देखते हैं। हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, बट चूंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिवाइज ही करना पड़ता है, तो इसमें भी हम हिस्ट्री के कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इस लेक्चर में भी थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, और उसके बाद हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स पे मूव करेंगे। तो हम हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि हम अगर ओवरऑल देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एंशिएंट टाइम में जब हम प्योरली डोमेस्टिकेशन करते थे, या फिर उस टाइम कोई साइंस नहीं था, बस ब्रीडर का एक स्किल यूज़ होता था। दूसरा है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि मेंडल साहब के वर्क के डिस्कवरी से लेकर 1980 तक को हम बोलते हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। 1900 में उनका वर्क को रीडिस्कवर किया था तीन साइंटिस्ट्स ने, वहाँ से 1980 तक का पार्ट होता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। और उसके बाद से अभी तक का जो है वो है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, फेज सेकंड जिसको बोलते हैं, और क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग को हम फेज 1 बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बर्थ ऑफ साइंटिफिक जेनेटिक्स यहीं से माना जाता है। भले ही 1865 के आसपास मेंडल साहब की रिसर्च 66 अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो पब्लिश हो गई थी, बट उस टाइम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेंडल साहब का भी वर्क एक्सेप्ट और मास लेवल पे कब माना गया? 1900 में ही, जब उनके वर्क को तीन साइंटिस्ट ह्यूगो डिवारिस, कार्ल कॉरेंस एंड तेस्मार्क ने पब्लिश करा था दोबारा से, या फिर हम यूँ कहें कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। उस टाइम से ही एक्चुअल जेनेटिक्स की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो इसीलिए उस पीरियड से हम क्या बोलते हैं उसको, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक्स। और 1980 के बाद हम बहुत सारे एडवांस टूल्स यूज़ करने लगे, तो उससे अभी तक का जो है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। होप इस बेसिक आउटलाइन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। एंशिएंट वाला तो बस 1900 से पहले का जो भी काम था मेंडल साहब का, और 700 में आर्सेनियंस एंड बेबीलॉप्स डेट पाम में क्रॉसिंग करी थी फर्स्ट टाइम। वहाँ से लेकर 1900 तक का जो भी काम था वो एंशिएंट टाइम में आएगा। और क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट होता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल से, और रीडिस्कवरी हुई कब? 1900 में। बेस्ड ऑन क्रॉसिंग प्लांट्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ स्प्रिंग बेस्ड ऑन विजुअल ट्रेड्स। कोई प्रिसाइज टूल्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, विजुअल ट्रेड्स यानी ब्रीडर्स की स्किल यूज़ करके
दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवा के और बेस्ट ऑफस्प्रिंग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का आउटकम क्या था? ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ हमने हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम भी इसी के आसपास आया था ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया, तो वो रीज़न था ग्रीन रिवोल्यूशन के आने का। और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में यहाँ तो हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग का आउटकम क्या है? जीन रिवोल्यूशन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए आउटकम ऑफ मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, तो जीन रिवोल्यूशन। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग कब से स्टार्ट हुई? इट बिगेन विद द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के एडवांसमेंट के साथ ही स्टार्ट हुई है अपनी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, और इसे हम फेज़ 2 को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग का। इसमें हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स फॉर मोर प्रिसाइज एंड इफ़िशिएंट ब्रीडिंग। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि CRISPR-Cas9 से हम प्रिसाइज जीन एडिटिंग कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो होप आपको हिस्ट्री की ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ हम सारे साइंटिस्ट के नाम तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्लासिकल और मॉडर्न के बीच में थोड़ा सा टेबुलर डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। ये ईरा 1 है या फिर फेज़ 1 हम बोल सकते हैं, जो कि है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, और ये है 1900 से 1980 तक का पीरियड। इस पीरियड में हमने क्या हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करा है, डेलिबरेट क्रॉसिंग ऑफ रिलेटेड प्लांट्स टू क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्रॉस करवाया गया था हाई यील्डिंग बट ससेप्टेबल पी वैरायटी को मिल्ड्यू रेसिस्टेंट पी वैरायटी से, ताकि हम बोथ ट्रेड्स को कंबाइन कर सकें। जैसे ये एक पी वैरायटी है जो कि हाई यील्डिंग तो है बट ससेप्टेबल है मिल्ड्यू से, और ये एक पी वैरायटी है जो कि यील्ड ज़्यादा नहीं है बट रेसिस्टेंट है मिल्ड्यू डिजीज से। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस बनाया और उससे हमको क्या मिला? एक हाई यील्डिंग और रेसिस्टेंट हाइब्रिड मिल गया। तो बेसिक इसी काम को किया गया था क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के ड्यूरेशन में। मेंडल साहब ने भी यही किया था, क्रॉस करवाया था बस, और उसी बेसिस पे उन्होंने दो रूल्स कह ले या प्रिंसिपल्स कह ले जो कि हमेशा अप्लाई होते हैं उनको दिया था। मेंडल साहब ने तो बस पॉस्टुलेट्स ही दिए थे, उससे दो रूल उनके बाद बनाया गया था। की कॉन्सेप्ट जो कि इस पीरियड में डेवलप किया गया वह क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वही मेंडल साहब का, प्योर लाइन सिलेक्शन, बैक क्रॉस मेथड, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी। ये सारी चीज़ें क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के टाइम पे ही डिस्कवर करी गई थी। और क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में टेक्निक्स कौन कौन सी? सबसे बेसिक टेक्निक तो होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। किसी नए जगह पे हम एक वैरायटी को ला के इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ भी उसमें साइंस नहीं लगाना है। प्लांट इंट्रोडक्शन के बाद मास सिलेक्शन, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, मेन तो यही किया गया था हाइब्रिडाइजेशन, और म्यूटेशन ब्रीडिंग भी की गई थी उस टाइम पे। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटकम या फिर अचीवमेंट क्या था क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इरा का, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन का रीज़न क्या था? सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटीज़, मेनली किसकी? वीट और राइस की। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव हाइब्रिड्स इन मेज, पर्ल मिलेट, सॉर्गम एंड कॉटन। इसी क्लासिकल ब्रीडिंग के टाइम पे हाइब्रिड्स किसके किसके बनाए गए थे? मेनली मेज के, पर्ल मिलेट के, सॉर्गम के और कॉटन के। पूरे वर्ल्ड में कॉटन का पहला हाइब्रिड इंडिया में ही बना है, CH4 कॉटन हाइब्रिड 4। आगे हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, फिर हम दोनों के बीच का एक कंपैरिजन भी डिस्कस कर लेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए। तो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या है? वो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, क्रॉप इंप्रूवमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर यूँ कहें प्रिसाइजली एडिट या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए। यहाँ हमने मेनली क्या किया? ब्रीडिंग को मोर प्रिसाइज बना दिया, या फिर हम यूँ कहें कि हम यहाँ डायरेक्टली सेलेक्ट या इंसर्ट कर रहे हैं डिज़ायरेबल ट्रेट को जेनेटिक लेवल पे। सो हियर द गोल इज टू मेक ब्रीडिंग मोर प्रिसाइज बाई डायरेक्टली सेलेक्टिंग और इंसर्टिंग डिज़ायरेबल ट्रेट एट द जेनेटिक लेवल। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से डेवलप किए गए? तो ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रही है, मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग यानी कि मार्कर्स वगैरह का यूज़ करना, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, ये सारी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ब्रीडिंग टेक्निक्स जो कि मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करी जा रही हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, जो कि मेनली बायोटेक में यूज़ होता है। यहाँ अचीवमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीन रिवोल्यूशन। और जीन रिवोल्यूशन को थोड़ा सा और हम देखें तो ये है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम शॉर्ट में GM क्रॉप्स भी बोलते हैं, विथ नोबल ट्रेड्स लाइक इंसेक्ट और हर्बिसाइड रेसिस्टेंस। तो यहाँ का जीन रिवोल्यूशन, इसका आउटकम क्या रहा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने बनाए। दिस हैज़ रिजल्टेड इन क्वांटम जंप इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस फील्ड क्रॉप्स।
और इतने प्रिसाइज लेवल पे जब काम होगा तो प्रोडक्टिविटी में तो जंप दिखेगा ही दिखेगा। और इसका प्रोडक्ट क्या है, ट्रांसजेनिक वैरायटी हम देख ही चुके हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसकी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। तो वो किस में बनाए गए हैं, रैपसीड में, मस्टर्ड में, पोटैटो में, टोमेटो में, सोयाबीन, मेज और कॉटन में। आज के टाइम में सोयाबीन में ज़्यादा बनाया जा रहा है, और कॉटन का तो है ही। ईडिबल क्रॉप्स में अभी मेज को भी परमिशन मिल गई है बहुत जगह पे। अब हम दोनों के बीच का कंपैरिजन देख लेते हैं। पहला है अपना क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। तो ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर ले और फिर दो रिलेटेड टॉपिक्स में कंपैरिजन टेबल के रूप में देख ले ताकि वो परमानेंट हो जाए मेमोरी में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसी पैटर्न में अगले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसमें लेक्चर का लेंथ ज़्यादा हो सकता है, बट ये आपके रिवीजन के टाइम को बहुत कम कर देगा। तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो है उसके कोर प्रिंसिपल क्या है, क्रॉसिंग एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन विजिबल ट्रेट्स। और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर टूल्स को यूज़ करते हैं, और सिलेक्शन जो है वो जीन लेवल पे करते हैं। यहाँ टेक्निक कौन कौन सी यूज की गई है, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, इन विट्रो टेक्निक्स। और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में टेक्निक कौन सी यूज करी जा रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इधर का प्रोडक्ट क्या है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी हमने बनाई वीट एंड राइस में, जिससे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया। और भी कुछ हाइब्रिड्स हमने बनाए मेज, सोरगम और कॉटन में। और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में हम ट्रांसजेनिक वैरायटी बना रहे हैं, हाइब्रिड्स बना रहे हैं बहुत सारे क्रॉप में, ऑर्गेनिक वैरायटीज़ भी बना रहे हैं। तो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ये वीवीआई पॉइंट है, वन लाइन में पूछा जा सकता है कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का अचीवमेंट क्या रहा, ग्रीन रिवोल्यूशन, और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग से हमको क्या मिला, जीन रिवोल्यूशन। तो ये स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा चैनल पे इंगेजमेंट होगा उतनी जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर्स को अपलोड किया जाएगा। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक। आज हम पहले इंट्रोडक्शन कवर किए, उसी में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, और अपना सेकेंड टॉपिक आज के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम फालतू में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, समझने वाली चीज़ें हम शॉर्ट में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, और ऐसा बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का, ये पार्ट 1 है अपना, नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट 2 आएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइयर यील्ड। द अल्टीमेट एम ऑफ मोस्ट ब्रीडर्स इज टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द इकोनॉमिक प्रोड्यूस, जैसे कि ग्रेन्स, फाइबर्स और फॉडर्स, जो भी उसका इकोनॉमिक प्रोड्यूस है उसके यील्ड को बढ़ाना। अल्टीमेट एम या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम यही होता है, हायर यील्ड। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज और हाइब्रिड्स। तो मेन आप समझ गए, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम का कि यील्ड बढ़ाना, ताकि मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा कमाया जा सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अपना इम्प्रूव्ड क्वालिटी। Quality determines the price and end use of the product. Quality determines the price. Means farmers will get more monetary benefits if we will improve the quality of the produce. Example, baking quality in wheat, protein content in pulses, oil content in oil seeds, fiber strength in cotton. जो भी उसके इकोनॉमिक प्रोड्यूस हैं उसकी क्वालिटी को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सबसे पहले तो यील्ड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके साथ साथ हम क्वालिटी को भी अगर बढ़ा दें तो फार्मर्स को मॉनेटरी बेनिफिट्स में हेल्प मिलेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है अपना रेसिस्टेंस। तो थर्ड में है बायोटिक स्ट्रेस से रेसिस्टेंस, और फोर्थ में है एबायोटिक स्ट्रेस से रेसिस्टेंस। बायोटिक यानी स्ट्रेस कॉज्ड बाय लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक स्ट्रेस आर कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डिजीज़ हो गया या फिर कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली रेसिस्टेंट वेराइटी, इसको हटा देते हैं। डेवलपमेंट जेनेटिकली रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का हम करते हैं, तो ये एक चीप और बेस्ट मेथड होता है मिनिमाइज करने का यील्ड लॉस को। यानी कि अगर हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट और डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ बना दें तो फार्मर के इनपुट कॉस्ट में कमी आएगी और यील्ड लॉस में भी कमी आएगी, तो फार्मर को यील्ड भी अच्छा मिलेगा और इनपुट भी कम डालना पड़ेगा। तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है।
उसी तरह से एबायोटिक स्ट्रेस से भी प्लांट को रेसिस्टेंट बनाना। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या आता है, वो सारे स्ट्रेस जो नॉन लिविंग फैक्टर से कॉज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। हियर द फोकस इज ऑन डेवलपिंग वेराइटीज टॉलरेंट टू ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं। तो हमारा फोकस होगा कि इन सभी चीज़ों से रेसिस्टेंट वेराइटीज़ बनाए कि अगर थोड़ा बहुत ड्रॉट है, पानी कम भी मिले तो वो प्लांट सर्वाइव करे, उसके यील्ड में लॉस ना मिले। या फिर अगर सॉइल में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, सैलाइन सॉइल आ जाए, तब भी प्लांट के यील्ड में ज़्यादा नुकसान ना हो। हीट और मतलब टेम्परेचर का फ्लक्चुएसन हो या फ्रॉस्ट वगैरह आए तो प्लांट उसको झेल सके, ज़्यादा यील्ड में लॉस ना हो। ये हमारा सेकेंड स्लाइड हो गया ऑब्जेक्टिव्स का। फिफ्थ और 4 ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लिए हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है यील्ड, सेकेंड है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और थर्ड था अपना रेसिस्टेंस ब्रीडिंग, उसमें हम बायोटिक स्ट्रेस से रेसिस्टेंस और एबायोटिक स्ट्रेस से रेसिस्टेंस देखे। फिफ्थ है अपना अर्लीनेस, डेवलपिंग अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़। अगर हम अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ बनाएंगे तो फार्मर एक साल में 2 से ज़्यादा फसल ले पाएंगे, 3-4 तक ले सकते हैं। तो उससे क्या अल्टीमेटली फार्मर्स को ज़्यादा फायदा होगा। इसका एडवांटेज क्या है, अलाउ फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, escape लेट सोइंग पेस्ट्स एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए क्योंकि फील्ड में कम दिन तक प्लांट रहेगा तो डेफिनेटली कम कॉस्ट आएगा, और लेट सीजन में जो पेस्ट का अटैक होता है उससे भी बच जाएंगे क्योंकि उस टाइम तक प्लांट रहेगा ही नहीं फील्ड में, वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा तो जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगा, तो ये लॉस कम दिखने को मिलेगा। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है अपना वाइडर एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेवलपिंग varieties that perform well across a wide range of environment. This helps in stabilizing crop production. हम ऐसी वेराइटीज़ बनाएं जो कि मल्टीपल रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स में भी अच्छा यील्ड दे सके, क्योंकि आज के टाइम पे वैसे भी इन्वायरमेंट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश हो नहीं रही है, और जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो जा रही है। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, मॉडिफाइंग प्लांट आर्किटेक्चर फॉर बेटर मैनेजमेंट। प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशंस करें ताकि उनका मैनेजमेंट और अच्छे से हो सके। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ड्वार्फनेस इन सीरियल्स प्रिवेंट लॉजिंग। पहले सीरियल्स जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले के टाइम पे, राइस और वीट मेनली, तो उनके स्टेम बहुत बड़े बड़े होते थे। तो स्टेम बड़ा होने की वजह से क्या था कि वो गिर जाते थे, उनमें लॉजिंग ज़्यादा देखने को मिलती थी। अगर स्टेम छोटा हो जाएगा तो उसमें लॉजिंग कम देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्रोनॉमिक ट्रेड से रिलेटेड। अगला अपना एग्रोनॉमिक ट्रेड में ही आता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, यानी कि फील्ड के पूरे प्लांट्स एक टाइम पे मैच्योर हो। तो अगर प्लांट एक साथ मैच्योर होंगे तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपना रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, और ये बहुत ज़्यादा प्लांट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जिस क्रॉप में जो टॉक्सिक कंपाउंड पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं और उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। यहाँ रिमूवल से ज़्यादा सही होगा रिडक्शन, क्योंकि कम्प्लीटली रिमूव हम कर ही नहीं पाएंगे, हम उसके अमाउंट को बस रिड्यूस करते हैं ताकि वो कंजम्पशन लिमिट में आ जाए। टॉक्सिक कंपाउंड्स यानी मेकिंग क्रॉप सेफ फॉर कंजम्पशन, उसमें से टॉक्सिक कंपाउंड्स को हटाएंगे ताकि वो कंज्यूमेबल क्रॉप बन सके। जैसे एग्जांपल की बात करें तो खेसारी में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, उसको कम करना। इरूसिक एसिड जो ब्रासिका में पाया जाता है उसको कम करना। गॉसिपियोल जो कॉटन में पाया जाता है उसको कम करना। तो इसको हम कम करेंगे, पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं बट रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको। और इसकी पूरी जो लिस्ट है वो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह इमेज के फॉर्म में शेयर करा है, आप एक बार ज़रूर चेक करें उसको। अब हम थोड़ा सा अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की ग्रेट अचीवमेंट क्या क्या है। एक तो सभी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इसमें हुआ क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटीज, सेमी ड्वार्फ प्लस हाई यील्डिंग वैरायटीज़। जैसे वीट में नॉरिन 10 यूज़ किया गया था, राइस में डीजी वोजेन यूज़ किया गया था। इनको हम हाई फर्टिलिटी विदाउट लॉजिंग, यानी कि हाइट कम हो गया और ये फर्टिलाइजर्स के लिए भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर देने पे ज़्यादा यील्ड बढ़ रहा था। पहले के क्रॉप्स कैसे थे, जैसे मान लीजिए प्लांट है तो उसमें अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर दें तो उसका ये स्टेम लेंथ वो ज़्यादा बढ़ जाता था और इस वजह से लॉजिंग की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती थी। बट जो हाइब्रिड्स बने वो सेमी ड्वार्फ थे तो उनका स्टेम लेंथ कम रहा और फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने पे यील्ड ज़्यादा आ रहा था, ना कि क्रॉप का वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था। तो ये मेन रीज़न था और ये साइंस थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। सेकेंड अचीवमेंट है अपना हेट्रोसिस। हेट्रोसिस का क्या मतलब होता है,
सुपीरियोरिटी ऑफ F1 यानी कि हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स, इसी को हम हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। यहाँ हमने सक्सेसफुली कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया है हाइब्रिड्स को मेज में, सॉरगम में और पर्ल मिलेट में। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कॉटन का पहला हाइब्रिड इंडिया में ही बना था सबसे पहले 1970 में, और उसे बनाने वाले थे डॉक्टर C.T. पटेल। अगला हमने अभी डिस्कस किया इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। ऑब्जेक्टिव्स में आता है ये भी, elimination of toxic erucic acid from brassica oil, just we have discussed this, and neurotoxin from खेसारी दाल, ये भी हमने अचीव किया है, हमने रिमूव कर इसको रिड्यूस किया है अमाउंट को। बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेसिस्टेंट बीटी कॉटन हमने बनाया है, और इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है फार्मर्स को। ना सिर्फ कॉटन, हमने मेज में भी हाइब्रिड्स बनाए हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और वो बहुत जगह ग्रो किए जा रहे हैं। यहाँ तक तो हमने अचीवमेंट्स और अच्छी चीज़ें देखी। कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी हैं। किसके? प्लांट ब्रीडिंग के अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स है, ये ज़्यादा समझने वाली बात है। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव से अचीवमेंट्स हमने देखे, बट कुछ नुकसान भी है। हम नैरो जेनेटिक बेस कर रहे हैं, एक बार हम उसको सिस्टमेटिकली देखते हैं। While immensely beneficial, plant breeding has some potential negative consequences also. बेनिफिट्स तो बहुत सारी है और बहुत सी उसमें से हमने डिस्कस भी करी, बट कुछ निगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं। सबसे पहला क्या है? रिडक्शन हो जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। मॉडर्न इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ आर जेनेटिकली यूनिफॉर्म कंपेयर्ड टू डाइवर्स लैंड रेसेस, दिस मेक क्रॉप मोर वल्नरेबल टू न्यू डिजीजेज। जो मॉडर्न क्रॉप वेराइटीज़ बन रही हैं वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, यानी सिमिलर है। तो मान लीजिए अगर इसमें कोई डिजीज़ आता है या कोई इंसेक्ट अटैक करता है, तो वो सभी पे यूनिफॉर्मली अटैक करेगा, यानी सीवियर लॉस होगा। और जो ये वाइल्ड रिलेटिव्स थी, मान लीजिए इसमें अटैक होता है तो इस क्रॉप को डैमेज कर देगा, बस इसका जीन अलग है तो ये बच जाएगा क्रॉप, मान लीजिए ये क्रॉप बच जाएगा। तो चूंकि ये दोनों बचेगा तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली इन्हीं दोनों का ज़्यादा होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप ये रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कुछ नुकसान भी है, क्योंकि नैरो जेनेटिक बेस हो जाता है तो वल्नरेबल हो जाती हैं बहुत सारी नई डिजीज़ेज़ के लिए। उसी को कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाता है नैरो जेनेटिक बेस। बहुत सारी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है वो एक स्मॉल नंबर ऑफ़ कॉमन पेरेंट्स से बनाया गया है। इससे क्या होता है कि उनकी एडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है और फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी कम है। और हमने डिस्कस किया कि किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ डाइवर्सिटी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अपना डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी। व्हेन ए सिंगल यूनिफॉर्म वेराइटी covers a vast area, it can lead to widespread crop failure if a new pest or disease emerges that can attack it. जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल दिया था, अगर सारी वैरायटी सिमिलर है और वो बहुत एरिया में लगी हुई है, अगर कोई डिजीज़ आता है उस वैरायटी में तो वो उस पूरे एरिया में बहुत जल्दी फैल जाएगा और उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चूँकि हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है यील्ड बढ़ाना, तो जितनी वैरायटीज है सब हायर यील्ड वाली होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम जेनेटिक सिमिलैरिटी भी लाना चाह रहे हैं पर उसमें डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, वाइल्ड एंसिस्टर्स और उनके जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके कंजर्व करके रखते हैं, ताकि ऐसा कुछ हो तो फिर हम हाइब्रिड बनाए, क्रॉसिंग करें और इसका सॉल्यूशन खोजें। और एक दिक्कत आता है अनडिज़ायरेबल कम्बिनेशन। समटाइम वाइल्ड क्रॉसेस कैन लीड टू नोबल प्लांट विथ अनडिज़ायरेबल ट्रेट, रेफेनो ब्रासिका। जैसे रेफेनो ब्रासिका बनाया गया, जहाँ रेफेनो वर्ड जो है वो रेडिस से आया है और ब्रासिका वर्ड कैबेज के लिए है। रेडिस रेफेनस सटाइवस जिसका साइंटिफिक नेम होता है, और कैबेज ब्रासिका ओलरेसिया। तो इन दोनों से ये लाया गया। हमारा मकसद क्या था, कैबेज जैसा लीफ होना चाहिए और रेडिस जैसा रूट होना चाहिए। आपको इमेज दिख रहा है, बट जब हम क्रॉस कराए तो हमको अनडिज़ायरेबल कम्बिनेशन मिला। कैबेज लाइक लीव्स आई बट वो इडिबल नहीं थी कैबेज की तरह। रेडिस लाइक रूट आया बट वो थिन था और उडी था, इडिबल नहीं था। तो दोनों ट्रेड्स फेल हो गए, दोनों हमारे इकोनॉमिक ट्रेड्स लॉस्ट हो गए। कैबेज लीफ टॉप पे था, रेडिस रूट बिलो था, बट वो क्रॉस फेल हो गया क्योंकि डिज़ायरेबल ट्रेड्स कंबाइन नहीं हो पाए। तो अनडिज़ायरेबल कम्बिनेशन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, हमने देखा ब्रीडिंग है क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करी, ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स डिस्कस करा, और उसी के साथ हमने ये भी डिस्कस करा कि ब्रीडिंग के नुकसान क्या क्या हैं। तो एक बार हम लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्गर रिटेंशन के लिए रिकैप बहुत ज़रूरी है। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है
जिसमें हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, टेक्नोलॉजी क्यों है, हमने डिस्कस कर लिया। हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, क्लासिकल ईरा कब से कब तक है और उसका आउटकम क्या है, मॉडर्न ईरा कब से कब तक है और उसका आउटकम क्या है। उसके बाद हमने 3 कोर एरियाज डिस्कस करे, जर्म प्लाज्म, ब्रीडिंग टेक्निक्स और सीड प्रोडक्शन। तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस करा। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे, कुछ भी है तो क्यों है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस करी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थी, और फिर हमने अचीवमेंट्स के बारे में देखा। ग्रीन रिवोल्यूशन था, कमर्शियल हाइब्रिड बनाया गया, मेज और कॉटन में ट्रांसजेनिक बनाया गया, बीटी कॉटन में, आज के टाइम पे मेज में भी बहुत अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो कोर डेफिनेशन देखा ब्रीडिंग का, तो उसमें हमको क्या याद रखना है, वो 3 चीज़, आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है और टेक्नोलॉजी क्यों है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ब्रीडिंग स्टार्ट ही इसी से हो रही है। फिर हमने 2 इरा देखी हिस्ट्री सेक्शन में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न ब्रीडिंग इज़ अ हाई यील्ड टॉपिक। तो मेजर अचीवमेंट्स हमको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड कब से कब तक क्या रहा हमने डिस्कस करा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने डिस्कस करा। तो डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बनेगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ, कैसे काम चल रहा है। कोई भी ब्रीडर जो है वो किसी टेक्निक का यूज करेगा। टेक्निक का यूज करेगा कहाँ पे, जर्म प्लाज्म पे, क्योंकि हमने देखा कि जर्म प्लाज्म को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। और वो टेक्निक लगाएगा तो उसके दिमाग में एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो टेक्निक यूज़ करेगा और टेक्निक का रिजल्ट क्या होगा, कुछ अचीवमेंट मिलेगा उसको। यही आउटफ्लो होता है। तो कुछ टर्म्स भी हमने इस लेक्चर में देखे, जैसे जर्म प्लाज्म क्या है हमने देखा, हाइब्रिड विगर क्या है हमने देखा, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ और वीट और राइस के जीन्स हमने उसमें देखे, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में देखा। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ अस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब फाउंडेशन एग्री क्लासेस फॉर मोर एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।